नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जो यकृत है, ये यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत के द्वारा कौन से रस का स्त्रावण होता है, तो ये भी याद रखना है यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो दोस्तों याद रखना है जो मनुष्य है, इस मनुष्य में जो मादा जनन अंग होता है, तो मादा जनन अंग से अगर हम बात करें तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अगला, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है जो मनुष्य है, इस मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम के द्वारा होता है और इसी सेरिब्रम को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क बोलते हैं, इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। तो याद रखना है प्रमस्तिष्क के द्वारा क्या होता है, तो जितनी भी ऐच्छिक गतियां होती है, ऐच्छिक गतियां मतलब सोचने समझने के जितने भी काम है, ये सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला, शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों याद रखना है जो आपका शरीर है, इस शरीर का जो तापक्रम है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, मस्तिष्क का ही एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो आपके शरीर का जो तापमान है इसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतन ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है अमीबा जो है ये भोजन का अंतन ग्रहण कूटपाद के द्वारा करते हैं। कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतन ग्रहण करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो याद रखना है जो टाइलिन नामक एंजाइम है, ये टाइलिन नामक एंजाइम आपकी लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है मनुष्य श्वास ग्रहण और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है इसे स्वच्छोवास कहते हैं। तो स्वच्छोश्वास किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वच्छोश्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो याद रखना है ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है ये ग्लूकोज का उपयोग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शरीर को या आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ग्लूकोज करता है। अगला, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। तो याद रखना है पौधों में जो ऑक्सीजन है ये अगर हम बात करें तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। तो इंपोर्टेंट याद रखना है विसरण की अभिक्रिया के द्वारा जो पौधे हैं इनमें जो ऑक्सीजन है ये बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। अगला, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है। तो याद रखना है जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज आपके खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। अगर हम बात करें मानव में खाद्य पदार्थ का मुख्य रूप ग्लूकोज है, उसी प्रकार से जो पौधे हैं इनमें खाद्य पदार्थ का मुख्य रूप सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ये कितना होता है, 120/80 mmHg। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो याद रखना है मनुष्य के मस्तिष्क में 3 टोटल झिल्लियां पाई जाती है। D फॉर डूरामेटर, A फॉर एरेक्नोइड और P फॉर पाया मोटर। तो सबसे बाहरी झिल्ली की हम बात करें तो कौन सी होगी, ड्यूरामेटर। और सबसे अंदर वाली झिल्ली कौन सी होगी, पायामेटर। और बीच वाली कौन सी होगी, एरेक्नोइड। अगला, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखना है जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता है ये किसके द्वारा होती है, तो ये घानेन्द्र पाली के द्वारा होती है नियंत्रित। और याद रखना है जो दोस्तों ये घानेन्द्र पाली कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है और मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है घानेन्द्र पालियां। अगला, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। तो मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेरिब्रम है यानी कि जो प्रमस्तिष्क होता है इसी के कारण मनुष्य सोचने समझने या बुद्धि चतुराई का काम करता है। अगला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण करता है। तो याद रखना है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है इंसुलिन के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
अगर इंसुलिन की कमी आपके शरीर में हो गई तो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी तो आपके शरीर में शक्कर की मात्रा भी या शर्करा की मात्रा भी बढ़ेगी और इसी के कारण आपको टीबी क्या, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं शुगर, तो शुगर की बीमारी आपको किस एंजाइम के कारण होती है, तो इंसुलिन नामक जो एंजाइम है अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपके शरीर में कौन सी रोग होता है, तो आपके शरीर में शर्करा का रोग हो जाता है। अगला ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों याद रखना है गोबर छत्ता आता है आपका मृत जीवी के अंतर्गत। ठीक है, तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी है ये एक प्रकार का। अगला छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो याद रखना है जो छाया में पनपते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं, तो उनको सियोकाइट्स कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो सियोकाइट्स कहते हैं। अगला मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का अगर मुख्य श्वसन अंग देखे तो ये होता है आपका फेफड़ा। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों बी और सी दोनों, मतलब अगर हम बात करें तो जो आपकी टीबी और निमोनिया है ये दोनों बीमारी किससे संबंधित है, तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, तो ऐसी अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो याद रखना है दोस्तों मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है ये अमोनिया है। और अगर आपसे पूछे मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो जो मानव का उत्सर्जी पदार्थ है ये क्या है, तो ये यूरिया है। तो मानव में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है और मछलियों में अमोनिया है। अगला पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, तो याद रखना है दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या करते थे, तो जो पौधे हैं ये अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं अपनी पत्तियों की सहायता से। अगला निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया, तो याद रखना है दोस्तों जो पत्तियां है ये पत्तियां पौधों में एक प्रकाश संश्लेषी अंग मानी गई। अगला भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना है भोजन का जो पाचन है ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। अगला हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया, तो याद रखना है दोस्तों जो हार्मोन शब्द है इसका जो नामकरण है ये किसने किया, तो बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा किया गया। स्टारलिंग के द्वारा किया गया, बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा। अगला पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों याद रखना है जो पृथक्करण का नियम है ये किसने दिया, तो ये मेंडल के द्वारा दिया गया। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया। अगला जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना है जो अरस्तु साहब है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थियोफ्रेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगला बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो जो बोटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से होती है। ग्रीक भाषा के शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जो फाइकोलॉजी है इस फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है जो पर्यावरण का अध्ययन है ये किसके अंतर्गत करते हैं, तो पारिस्थिति के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थिति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। अगला डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो दोस्तों याद रखना है जो डेंड्रोलॉजी है इस डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये झाड़ियों के अध्ययन से है। झाड़ियों के अध्ययन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है।
अगला पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का जो अध्ययन है इसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो बीज का अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं स्पर्मोलॉजी में। अगला एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रो मतलब घास होता है और नाम से स्पष्ट है एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। अगला पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीडोलॉजी कहलाता है। अगला पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं, तो याद रखना है जो लीनियस है, इन लीनियस आपको क्या कहते हैं, तो लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो याद रखना है जो सूक्ष्म जीव है ये रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदली भूमि में मिलते हैं। इन सभी में आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। अगला विषाणु वृद्धि करता है, तो याद रखना है दोस्तों जो जितने भी विषाणु है ये कहां पर वृद्धि करते हैं, तो जीवित कोशिकाओं में विषाणुओं की वृद्धि होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जो साबूदाना है ये साइकस के द्वारा बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनता है, साइकस से बनता है। अगला फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो फलों का अध्ययन है इसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अगला द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है, तो जो द्विनाम पद्धति है किसके द्वारा दी गई, तो जो लीनियस है, लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया। अगला जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो जीवाणु की सर्वप्रथम जो खोज है ये ल्यूवेनहॉक ने की, ल्यूवेनहॉक ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की सबसे पहले खोज की। अगला जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अनावर्त बीज, अनावर्त बीजी उनको कहा जाता है। अगला जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या है, सॉरी जीवाणु की साधारण आकृति क्या है, तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है ये एक छड़ रूपी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जो जीवाणु होते हैं इनकी आकृति कैसी है, तो ये छड़ रूपी आकृति के होते हैं। अगला मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो एशेरिया कोलाई जो जीवाणु है ये किसमें पाया जाता है, मानव की आंत में। एक बार और नाम सुन लो, एशेरिया, एशेरिया जो जीवाणु है ये किसमें पाया जाता है, तो एशेरिया, सॉरी नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है, एशेरिया कोलाई, एशेरिया कोलाई जो जीवाणु है ये किसमें पाया जाता है, मानव की आंत में पाया जाता है। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आप भी इसमें कंफ्यूज होगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं, तो याद रखना है ये अधिकांश जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अगला निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव क्या है, तो ये माइकोप्लाज्मा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, तो अगर हम बात करें हैजा रोग की, तो हैजा रोग किसके कारण होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो अगर हम बात करें दूध खट्टा किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई, तो इवानोवस्की नामक जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा सबसे पहले विषाणु की खोज की। क्या नाम है, इवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, तो चेचक का जो टीका है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि चेचक का टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की। अगला दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो याद रखना है दोस्तों जो लैक्टोबैसिलस है, इस लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो दूध है ये दही में परिवर्तित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों HIV के द्वारा एड्स नामक रोग किस वायरस से होता है। तो एड्स नामक जो रोग है ये HIV नामक वायरस से होता है। और अगर HIV का फुल फॉर्म पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है और इसके द्वारा एड्स रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों याद रखना है जो लेमिनेरिया शैवाल है, इस लेमिनेरिया नामक शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनेरिया शैवाल से। अगला, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है। तो ये शैवालों की उपस्थिति के कारण जो लाल सागर है इसका लाल रंग है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है। तो ये काइटिन या हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये काइटिन या हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक है उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस कहते हैं किसको। तो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। अगला, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो एंडोकार्पन नामक जो लाइकेन है इस एंडोकार्पन नामक लाइकेन को जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी की जो औषधि है ये परमेलिया नामक लाइकेन से हमें प्राप्त होती है, परमेलिया नामक लाइकेन से। तो दोस्तों ये आज के साइंस के अति इंपोर्टेंट लगभग टॉप 100 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आपका इन क्वेश्चन से रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।